नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील में। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इससे संबंधित जो एमसीक्यू बनेंगे उसे देखने वाले हैं और वह भी विस्तार में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता ही रहूँगा। और इसके पहले मैंने मास्टर वीडियो बनाया था हिस्ट्री का, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो जाइएगा और देख लीजिएगा, जिसमें मात्र एक वीडियो में पूरा हिस्ट्री का एमसीक्यू कवर किया गया है। तो अब पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक वनस्पति जात मतलब क्या हुआ, देखिए जो प्राकृतिक वनस्पति जात बोलते हैं मतलब पौधे के बात किया जा रहा है, और प्राणी जात मतलब जंतु का। तो इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं हो रहा है, मतलब कि कमी नहीं हो रहा है? तो कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो देखिए इसमें से जो तीन कारक है, कृषि प्रसार मतलब कृषि का जो क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। वृहद स्तरीय विकास परियोजना, जो बहुत सारा विकास परियोजनाएं आ रही है। और ऑप्शन डी में देखिए तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण, इन तीनों के कारण क्या हो रहा है, प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हो रहा है। जबकि जो ऑप्शन सी दिया हुआ है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, मतलब अगर हम केवल पशुचारण कर रहे हैं और ईंधन के लिए लकड़ी को एकत्रित कर रहे हैं तो इससे प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास नहीं हो रहा है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण का जो तरीका है समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसके कारण समुदाय सीधे रूप से भाग नहीं लेते हैं? तो देखिए संयुक्त वन प्रबंधन में समुदाय भाग लेते हैं, चिपको आंदोलन जो वनों को बचाने के लिए चलाया गया था उसमें भी भाग लेते हैं समुदाय, और बीज बचाओ आंदोलन में भी भाग लेते हैं। पर जो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है, मतलब कि पशु विहार के अंदर जो रहते हैं वन्य जीव, इसमें कोई भी समुदाय वर्ग जो है पूर्ण रूप से भागीदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें से वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है, इसमें समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है? तो वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, मतलब कि लुप्त होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है पर भविष्य में हो सकता है, तो उसे बोला जाता है संकटग्रस्त जातियां। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लुप्त होने का खतरा जो है संकटग्रस्त जातियों के लिए, इसका डाटा किस में जारी किया जाता है? तो इसमें का जो डाटा है वह रेड डाटा बुक में जारी किया जाता है। किसमें? रेड डाटा बुक। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संकटग्रस्त जातियों की प्रजाति या सूची किस बुक में जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक। या फिर प्रश्न घुमा के पूछता है कि रेड डाटा बुक में क्या जारी किया जाता है? तो संकटग्रस्त जातियों का लिस्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, लुप्त जाति का उदाहरण क्या है? तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, नीली भेड़, एशियाई चीता, एशियाई हाथी और गैंडा। तो जो एशियाई चीता है वह अब लुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? तो एशियाई चीता अब लुप्त हो चुका है। ठीक है, तो लुप्त जाति का उदाहरण यहाँ कौन सा है? एशियाई चीता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन। क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन। जो वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होता है, मतलब कि जिसका मालिकाना हक तीनों के पास लगभग होता है, उसे बोला जाता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। वनों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। आरक्षित वन, सबसे पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन जिसको संरक्षित वन भी बोलते हैं, और तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया वनों को? तीन भाग में, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत। देखिए आरक्षित वन में जो मालिकाना हक होता है वह पूर्ण रूप से सरकार के पास होता है, मतलब उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। वहाँ पे आप, मतलब कि वहाँ पे हम लकड़ी नहीं काट सकते हैं, मतलब वहाँ जाने की मनाही होती है, पशुचारण नहीं कर सकते हैं। तो आरक्षित वन में मनाही होता है, जिसका पूरा हक किसके पास होता है? तो पूर्ण जो है उसका स्वामित्व का हक केंद्र सरकार के पास होता है या सरकार के पास होता है। ठीक है, और जबकि दूसरा वन आता है रक्षित वन। कौन सा वन? रक्षित वन। तो रक्षित वन जो है इसका कुछ भाग सरकार के पास होता है और कुछ भाग गांव समुदाय के लोगों के पास होता है। ठीक है, रक्षित वन में मालिकाना हक किसके पास?
तो है, सरकार के पास होता है कुछ भाग, और कुछ शर्त के साथ वहाँ लोग रह सकते हैं, वहाँ पशुचारण करवा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। आरक्षित किसको बोलेंगे? जिसका पूरा हक सरकार के पास। और रक्षित किसको बोलेंगे? जिसमें कुछ भाग सरकार के पास होता है और वहाँ पे लोगों को आने जाने की अनुमति होती है, पशुचारण का भी अनुमति होता है, रहने का अनुमति है, पर कुछ कंडीशन के साथ। जबकि अवर्गीकृत वन तो वैसा वन जिसका अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है कि जो ना तो आरक्षित में आएगा ना ही रक्षित में आएगा, वैसा वन जो ना आरक्षित में आएगा ना रक्षित में आएगा, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। इतना बात तो आपको याद रखना है कि वन 3 प्रकार का, और तीनों को मैंने समझा दिया है। अब यहाँ याद ये रखना है कि झारखंड में आरक्षित वन लगभग कितना % है। तो 2021 के डाटा के अनुसार जो आरक्षित वन है लगभग 18% से अधिक है। कितना है? 18% से ऊपर है। ठीक है, 18% से ऊपर है आरक्षित वन। जबकि जो रक्षित वन, जिसे संरक्षित वन भी बोलते हैं, लगभग 21.5% से ऊपर। रक्षित वन कितना है? तो 18 का उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 81। तो लगभग 81% से ऊपर है रक्षित वन। ठीक है, जबकि अवर्गीकृत वन सबसे कम है। सबसे कम कौन सा वन है? तो बोलेंगे तो अवर्गीकृत वन 0.14%। 0.14% है अवर्गीकृत वन। तो पूछेगा कि सबसे अधिक वन कौन सा है? तो बोलेंगे रक्षित वन है। सबसे कम तो अवर्गीकृत वन, और आरक्षित वन लगभग 18.5%। तो इतने बातों को आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक अस्थायी वन क्षेत्र अगर बोला जाए कि जंगल सबसे अधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मध्य प्रदेश से आपको एक और बात याद रखना है कि पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो बाघों की संख्या सबसे अधिक पूछे तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। वन सबसे अधिक पूछे तब भी मध्य प्रदेश आंसर होगा। अस्थायी वन पूछे फिर भी आंसर मध्य प्रदेश होगा। तो वन से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा उसमें आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक अस्थायी वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्थानिक जाति का उदाहरण कौन है? तो देखिए यहाँ पे गुलाबी सिर वाला बत्तख है, गंगा नदी की डॉल्फिन है, निकोबारी कबूतर है, नीली भेड़ है। देखिए, तो स्थानीय जाति किसको बोलते हैं? स्थानिक जाति जो कोई खास स्थान में जहाँ पाया जाता है, कोई खास स्थान में जो चीज़ पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, उसे स्थानिक जाति बोलते हैं। इसमें से जो निकोबारी कबूतर है वह अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए निकोबारी कबूतर क्या है? एक स्थानिक जाति है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। और बोला जाए बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में। बाघ प्रोजेक्ट बोलता तो 1973, और वन्यजीव अधिनियम बोले तो 1972। तो इसे भी आपको याद रखना है। दोनों याद कर लीजिए कि पहला 1972 में वन्यजीव आया, उसके बाद जो बाघ परियोजना है 1973 में आया। ठीक है, यहाँ दो और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलता तो 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगर बोला जाता कि हाथी परियोजना कब आया तो 1992। देखिए यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूज नहीं करवा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब आया तो 1972। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि बाघ परियोजना कब आया तो 1973। ठीक है, इसके बाद का डेट आता है 1986। तो 1986 में क्या आया? पर्यावरण अधिनियम आया। तो बोला जाएगा कि भारतीय पर्यावरण अधिनियम कब आया तो 1986। इसके बाद आया बाघ परियोजना, नहीं हाथी परियोजना। कौन सा परियोजना? हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना कब आया? 1992। तो चारों डेट आपको याद रखना है। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1973 में बाघ परियोजना, और 1986 में क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और 1992 में हाथी परियोजना। तो इस चारों को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ भी आपको सुंदरवन मिले, सुंदरवन डेल्टा मिले, सुंदरवन पार्क मिले, और जो भी चीज़ सुंदरवन मिले, सबका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बक्सर टाइगर रिजर्व, क्या नाम है? बक्सर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सर टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए हम बक्सर को कैसे याद कर सकते हैं? तो बक्सर माने बक्सा, बक्सा कहाँ होता है?
बंगले के अंदर, तो पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बांधवगढ़ को आपको याद करना है, बांध कहाँ बनाया जाता है? नदियों के बीच में, मध्य में, तो मध्य प्रदेश, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सुंदरवन, तो सुंदरवन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल, मैंने बताया था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो बोले बाघ परियोजना का शुरुआत 1973। मेरे साथ बोलिएगा कि 1972 में क्या हुआ था, बताइए। 1972 में वन्य जीव अधिनियम आया था। 1973 में बाघ प्रोजेक्ट आया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। और 1992 में क्या आया? हाथी परियोजना। तो आपको याद ही रखना है इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जाति है, मतलब कि बहुत कम मिलता है, वैसी जाति जो बहुत कम मिलती है। तो दुर्लभ जाति कौन सा है इसमें? हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल दुर्लभ जाति है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल बोला जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो बोलेंगे कहाँ पे? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, जो हॉर्नबिल है वह अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है? तो हॉर्नबिल जो है वह केरल और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का, देखिए अरुणाचल प्रदेश और केरला का अगर राष्ट्रीय पक्षी बोला जाए तो हॉर्नबिल है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुभेद्य जाति है? तो ऑप्शन जो ए है गंगा नदी डॉल्फिन। तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है वह सुभेद्य जाति की श्रेणी में आता है। सुभेद्य जाति किसे बोला जाता है? तो वैसी जाति जो लगातार घट रही है, अगर उसके विपरीत प्रभाव वाले कारकों को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वे संकटापन ग्रस्ती में शामिल हो सकते हैं। मतलब जो संकटापन प्राणी का जो समूह है उसमें शामिल होने के कगार पे जो आ जाते हैं उसे बोला जाता है सुभेद्य जाति। मतलब अभी संकटापन प्राणी की श्रेणी में नहीं है, पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया है उसके विपरीत प्रभाव डालने वाले कारकों को, तो वह संकटापन ग्रस्ती में शामिल हो जाएगा, संकटापन प्राणी में शामिल हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है सुभेद्य जाति। और सुभेद्य जाति का उदाहरण गंगा नदी की डॉल्फिन। ठीक है, भारत की वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 47,000। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बिश्नोई जाति है, बिश्नोई जाति जो है वह काले हिरण की रक्षा करती है। काले हिरण की रक्षा के लिए कौन सी जाति प्रचलित है? तो बिश्नोई जाति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालयन याव क्या है? तो हिमालयन याव एक औषधीय पौधा है। तो हिमालयन याव क्या है? एक औषधीय पौधा है जिससे दवा बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हर कोई जानता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो एशियाई चीता जो कि विलुप्त की श्रेणी में आ चुका है, 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो मानस किस राज्य में है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। ठीक है, यहाँ आपको असम से एक और प्रश्न याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही है जो एक सींग वाले गेड़े के लिए प्रचलित है। इसे भी आपको याद रखना है कि एक सींग वाला गेड़ा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में। और मानस बाघ रिजर्व भी कहाँ है? तो मानस बाघ रिजर्व भी मेरा असम में है। तो इतना बात आपको असम से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य? तो चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के आंदोलनकर्ता कौन थे, मतलब कि किसके द्वारा शुरू किया गया था चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी के द्वारा। पर भारत में इसका नेतृत्व जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? जो पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत बोला जाए या पिता बोला जाए तो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कब? तो 1973 में चालू किए थे। कब? 1973 में। और कहाँ से स्टार्ट किए थे? चलाए कहाँ थे यह आंदोलन? तो यह आंदोलन चलाए थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक जिला है चमोली जिला। कौन सा जिला? चमोली। कौन सा जिला? चमोली जिला। चमोली जिला उत्तराखंड, वहाँ से शुरू किए थे चिपको आंदोलन की शुरुआत। और किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को किया गया? देखिए वहाँ पे कैटेगराइज किया गया है जातियों को, जो वनस्पति जात और जीव जंतु उसके प्रजातियों को कैटेगरी में बांटा गया है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संस्था संरक्षण के द्वारा, संसाधन संरक्षण के द्वारा। और किस में बांटा गया? तो संकटग्रस्त जाति में,
दुर्लभ जाति में और लुप्त जाति में। ठीक है, दुर्लभ जो बहुत कम पाया जाता है, संकटग्रस्त जो लगभग समाप्त होने पे है, और लुप्त जो पूर्णतः लुप्त हो चुकी है। तो इन तीनों कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो भारत में लगभग विश्व की 8% उपजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत जैव विविधता वाला देश है, यहाँ बहुत सारे उपजातियां प्रजातियां पाई जाती है। तो कितना परसेंट उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो 8%, पूरा विश्व का 8% यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुलाबी सिर वाला बतख किन जातियों में शामिल है? तो जो गुलाबी सिर वाला बतख है यह लुप्त जातियों में शामिल है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। मतलब कि गुलाबी सिर वाला बतख भी अब नहीं मिलता है, लुप्त हो चुका है। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो देखिए, वन्य जीव के आवास पर विनाश, मतलब कि जो वन्य जीव का आवास स्थान है, जैसे जंगल में ही वन्य जीव रहते हैं, अगर उसका आवास ही खत्म कर दिया जाए, किसी का घर ही विनाश कर दिया जाए, तो जैव विविधता तो खत्म होंगे ही। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, वन्य जीव को अगर आप मारिएगा, शिकार कीजिएगा तो खत्म होना ही है। पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी समाप्त होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक तीनों हैं: वन्य जीव के आवास पर विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, या बोल सकते हैं इनमें से सभी। दावानल क्या है बताइए? तो दावानल क्या है? तो जो जंगलों में जो आग लग जाता है अपने आप, और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बोला जाता है कि ज्वलनशील वनस्पति के क्षेत्र में अनियोजित, मतलब कि वैसा आग जंगलों में जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो जंगलों में आग लगता है उसी को बोला जाता है दावानल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित? तो वनों की कटाई रोकने से, इसको हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ठीक है, तो ओडिशा राज्य से संयुक्त वन प्रबंधन जो 1988 में हुआ था, औपचारिक शुरुआत यहीं से किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? ठीक है, 1/3 हिस्सा किसका है? तो रक्षित वन का है। रक्षित वन, जिसे हम संरक्षित वन बोलते हैं। कितना परसेंट लगभग था? तो अभी हमने देखा था 81% के करीब था रक्षित वन। ठीक है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो भारत में जो स्तनधारी पाए जाते हैं उनमें लगभग 20% का खतरा है कि वह लुप्त हो जाएंगे। कितने परसेंट स्तनधारियों का खतरा है लुप्त होने का? 20%। अगला प्रश्न है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? मतलब कि जो देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीड़ किस तरह का वृक्ष है? तो औषधीय वनस्पति है, और सदाबहार वृक्ष है, मतलब हमेशा हरा भरा रहता है। तो किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अब आपके लिए प्रश्न, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जल्द पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।